नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत से 7 समंदर पार इस्लामिक देशों में शुमार तुर्की एक ऐसा मुल्क जहां के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन खुद को इस्लामी दुनिया का खलीफा मानते हैं। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो भारत से कम नफरत नहीं है इनकी। तभी तो देखिए, भारत विरोधी बयान अक्सर देते रहते हैं, कश्मीर मसले पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने की भरपूर कोशिश करते हैं, दुनिया के आगे ये दावा करते हैं कि भारत वाले कश्मीर में जो भारतीय मुसलमान हैं वो बंदिशों में है। खुलकर 370 धारा हटाए जाने का विरोध इन्होंने ही किया था। यहाँ तक कि देखिए, इसी साल तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के टाइम पर अर्दोगन सरकार ने भारत की ओर से दी गई मदद तो ले ली, लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का ही इन्होंने साथ दिया। और शायद भारत के खिलाफ पीएम मोदी के प्रति अर्दोगन की यही नफरत अब तुर्की की जनता को बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। तभी तो देखिए, तुर्की की सत्ता पर 20 सालों तक राज करने वाले अर्दोगन का अब मुल्क में जगह जगह विरोध हो रहा है। इस बार तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में अर्दोगन को कड़ी टक्कर देने वाले कोई और नहीं बल्कि तुर्की का एक गांधी है। हम बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता कमाल किलिकडारोग्लू की। जी हाँ, तुर्की के ये गांधी समाज में आम लोगों के अधिकारी और लोकतंत्र के बड़े पैरोकार के तौर पर पहचाने जाते हैं। विपक्ष का नेता चुनने के बाद हर तरफ इनके समर्थकों की भीड़ नजर आती है और आलम तो ये भी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के कारण लोग इन्हें तुर्की का गांधी भी कहते हैं। अब देखना, एक तरफ अर्दोगन है और जो अपने धर्म को लेकर काफी ज्यादा कट्टर दिखते हैं, हमेशा से 20 सालों से तुर्की की सत्ता पर काबिज हैं। दूसरी तरफ तुर्की के ये गांधी हैं जो ये वादा करते हैं कि वो आम लोगों के राय लेकर ही मुल्क का शासन चलाएंगे। अब देखा जाए तो भूकंप में जिस तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया, उसी तुर्की ने यूएन में जब पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद से देखिए भारत और तुर्की के रिश्तों में खटास तनाव अभी तक बरकरार है। और इस बार के चुनावी परिणाम ये जरूर बता देंगे कि तुर्की को भारत जैसे देश की जरूरत है या फिर अर्दोगन की सत्ता की। अब जो कि देखिए 14 मई को राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में वर्तमान राष्ट्रपति अर्दोगन और विपक्ष नेता कमाल गांधी दोनों में से किसके जीतने की संभावना ज्यादा दिख रही है इस बार, इसको लेकर एस्ट्रोलॉजर सचिन मल्होत्रा की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए। क्या राहु की दशा में उलझेंगे अर्दोगन? 26 फरवरी 1954 को सुबह के समय गियाशु तुर्की में जन्मे तैयब अर्दोगन का जन्म मकर लगन में है, जहां लग्नेश शनि अपनी उच्च राशि तुला में होकर राज सत्ता के दशम भाव में विराजमान है। पिछले लगभग 20 सालों से तुर्की में सत्ता के शीर्ष पर बैठे अर्दोगन एक इस्लामिक कट्टरपंथी सोच रखने वाले पृष्ठभूमि से आने वाले राजनेता हैं, जो विभिन्न अवसरों पर मुस्लिम राष्ट्रों को कश्मीर के मसले पर एकजुट करने की असफल कोशिश कर चुके हैं। अर्दोगन की कुंडली के दूसरे भाव में बैठे नवमेश बुध और दशमेश शुक्र का राजयोग और कुंभ राशि में विराजमान शुक्र का तुला राशि में स्थित शनि से परिवर्तन योग इनको एक शानदार वक्ता बनाता है। लेकिन वर्तमान में मंगल में चंद्रमा की दशा छिद्रा आगामी 16 मई तक है और बाद में हानि के 12वें घर में बैठे राहु की दशा अब हार के बाद उनकी राजनीति से विदाई के समय को दिखला रही है। क्या कमाल गांधी होंगे अगले राष्ट्रपति? मिथुन लगन की तुर्की की स्थापना कुंडली में सूर्य में शनि की दशा में सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं। गोचर में चल रहे शनि कुंभ राशि से तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति अर्दोगन की वृश्चिक राशि के चंद्रमा से सिंहासन के चौथे घर को पीड़ित कर कंटक शनि यानी कि शनि की ढैया में आकर अब सत्ता में बदलाव का संकेत दे रहे हैं। और ऐसे में महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे तुर्की में कमाल गांधी का तैयब अर्दोगन के 20 के कट्टरपंथी शासन का अंत करना मध्य पूर्व में भारत की विदेश नीति के लिए भी लाभकारी संकेत सिद्ध हो सकता है। इतिहास गवाह है कि अर्दोगन के शासन के दौरान भारत और तुर्की के रिश्तों को बेहतर करने की खूब ज्यादा कोशिशें हुई, लेकिन समस्याएं कभी खत्म नहीं हुई। अटल जी के दौर से लेकर देखिए अब तक यानी कि मोदी युग तक तुर्की की सत्ता पर अर्दोगन का राज रहा, जिसका नतीजा आज ये है कि भारत और तुर्की अब तक सदाबहार दोस्त नहीं बन पाए हैं। अब ये देखना बाकी है कि इस बार तुर्की की जनता मोदी विरोधी अर्दोगन को चुनेगी या फिर भारत को।
सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की नीति पर चल करके समाज को जाति के आधार पर बांटते थे। तो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो कूड़ा उठाने का चुनाव है। कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है। डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना मिशन बना रखा है। सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की नीति पर चल करके समाज को जाति के आधार पर बांटते थे और परिवार विशेष को लूट करने की छूट देते थे। भैया बहनों, आज जाति के आधार पर नहीं, चेहरा देख करके नहीं, आज योजना का लाभ सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ लिया जाता है। हमने चेहरा नहीं देखा और न किसी वर्ग विशेष का तुष्टीकरण किया। हमारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक और हर परिवार की सशक्तिकरण का माध्यम बनता है। हमने तुष्टीकरण को नहीं यहां पे पनपने दिया, बल्कि हमने समाज के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया और आज उसका परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। आज हम देख रहे हैं प्रदेश के अंदर कोई नहीं कह सकता पिछले 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक एक आवास मिला। कोई नहीं कह सकता कि जाति, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हुआ हो। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? हमारे शहर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे। किसी भी शहर में जाओ, कूड़े का डंप पड़ा रहता था। यानी शहर की पहचान कूड़े के ढेर से दिखाई देती थी। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी ये कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, और भाइयों बहनों, वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है। इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है।